आज का हमारा टॉपिक है विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियां। चौहान वंशीय शासकों में विग्रहराज का नाम महत्वपूर्ण है। वह अपने पिता अर्णोराज की मृत्यु के बाद शासक बना था। इतिहासकारों के अनुसार शासक बनने के लिए उसे गृह युद्ध करना पड़ा था। अर्णोराज के 4 पुत्र थे। बड़ी रानी से जगदेव, विग्रहराज और देवदत्त उत्पन्न हुए, जबकि छोटी रानी से सोमेश्वर जन्मा था। अर्णोराज के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र जगदेव शासक बना, किंतु पितृहंता होने के कारण वह जनता में अलोकप्रिय था। अतः विग्रहराज ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं अंग्रेज अजमेर का शासक बन गया था। विग्रहराज के कुल 11 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े से प्राप्त अभिलेख प्रमुख हैं। इन अभिलेखों के अध्ययन से विग्रहराज के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी हमें मिलती है। विग्रहराज का आरंभिक संघर्ष चालुक्यों के साथ हुआ था। चालुक्य राजा कुमारपाल और विग्रहराज के पिता अर्णोराज के मध्य में पूर्व में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अर्णोराज हार गया था। अतः उसने अपनी पिता का पराजय का बदला लेने के लिए चालुक्य क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया था। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार उसने अप्रसन्न होकर जबालीपुर को ज्वालापुर बना दिया, पल्लिका या पाली को एक तुच्छ गांव बना दिया और नूडल नाडोल को बैत की तरह झुका दिया था। अर्थात जालोर, पाली और नाडोल पर चालुक्य सामंतों का राज्य था और उन्हें पराजित करके विग्रहराज ने चौहानों की प्रतिष्ठा, मान और सम्मान को बढ़ाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर राजपूतों को भी पराजित करके दिल्ली और हांसी पर अपना अधिकार किया था। इस तथ्य की पुष्टि बिजोलिया अभिलेख से होती है। दिल्ली स्थित शिवालिक स्तंभलेख से भी स्पष्ट है कि दिल्ली पर विग्रहराज का अधिकार था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज ने भादानकों पर भी विजय प्राप्त की थी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत मालवीय भी उक्त कथन की पुष्टि करते हैं। उनके अनुसार उसने भादानकों को पराजित किया, जो शेखावाटी से मिले हुए प्रदेशों पर शासन करते थे। इनका शासक अहीर था। इन विजयों के कारण उसका साम्राज्य पूर्व हिमालय की तलहटी तक विस्तृत हो गया था। अतः लाहौर के तुर्कों के साथ उसका संघर्ष अब अनिवार्य हो गया था। विग्रहराज के दिल्ली से प्राप्त अभिलेख के अनुसार उसने मलच्छों अर्थात मुसलमानों का मूलोच्छेदन करके आर्यावर्त देश को उसका वास्तविक अर्थ प्रदान किया था। अर्थात उसने तुर्क शासक हमीद को पराजित किया। आरंभ में हमीद आगे बढ़ता हुआ जयपुर तक आ गया था, किंतु उसे पराजित होना पड़ा और उसके बहुत सारे राज्य पर विग्रहराज का अधिकार हो गया था। दिल्ली अभिलेख के अनुसार अर्थात शिवालिक अभिलेख के अनुसार उसने हिमालय से लेकर विंध्याचल के मध्य स्थित सभी क्षेत्रों को अपना करद बना दिया था। डॉक्टर विमल चंद्र के अनुसार उसका राज्य शिवालिक प्रदेश से लेकर उदयपुर तक विस्तृत था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि उसकी सीमा शिवालिक पहाड़ी, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। शिलालेखों के अनुसार जयपुर और उदयपुर जिले के कुछ प्रदेशों पर भी उसका अधिकार था। विग्रहराज चतुर्थ एक महान विजेता ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि का विद्वान, विद्या अनुरागी, कला और साहित्य का पोषक भी था। उसकी ख्याति महान सैनिक उपलब्धियों के कारण नहीं, बल्कि उसके कला, साहित्य और विद्या के प्रति अनुराग के कारण है। वह अपने वंश का एक महान विजेता, पराक्रमी और साहसी शासक था। उसने अपने बाहुबल से अनेक राजाओं को हराया और अपना साम्राज्य विस्तार करके अपने वंश का पराक्रम को बढ़ाया था। डॉक्टर वीएन पाठक के अनुसार उसने अपनी विजयों के द्वारा चौहान वंश को उत्तर भारत का प्रमुख वंश बना दिया था। महान विजेता होने के साथ साथ विग्रहराज चतुर्थ एक विद्या प्रेमी भी था। सोमदेव के अनुसार वह अपने समय के वीरों और विद्वानों में श्रेष्ठ था। उसने हरिकेली नाटक की रचना की थी। उसके दरबार में अनेक विद्वान प्रशय प्राप्त कर रहे थे।
इनमें सोमदेव का नाम उल्लेखनीय है। इस सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। विग्रहराज स्वयं उच्च कोटि का कवि भी था, इसीलिए जयानक भट्ट ने उसको कवि बंधु की उपाधि प्रदान की है। विग्रहराज एक महान निर्माता भी था। उसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक पाठशाला बनवाई और उसकी दीवारों पर हरी केली नाटक और ललित विग्रहराज उत्कीर्ण करवाए थे। विग्रहराज ने अजमेर में बीसलपुर सागर का निर्माण भी करवाया। इसकी परिधि 21 मील थी। इसके चारों ओर राजप्रसाद और मंदिर बनवाए। पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि उसने इतने ही भवनों का निर्माण करवाया था जितने गढ़ उसने जीते थे। वह शैव धर्म का अनुयायी था, किंतु सभी धर्मों का आदर करता था। उसने जैन मंदिर बनवाए और जैन उत्सवों में भाग लिया। उसने जैन साधु धर्म घोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन अपने राज्य में पशुवध बंद करवा दिया था। उसने धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों के साथ भी संघर्ष किया था। अंततः डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार वह अपने समय का एक महान शासक था और उसका काल सपाल दक्ष का स्वर्ण काल था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार उसकी महत्वता निर्विदित है, क्योंकि वह एक महान विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था।